आज का एक शानदार सत्र मैं अपने विद्यार्थियों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। स्टूडेंट्स जहां कहीं से भी मेरी बात सुन पा रहे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह ये है कि बहुत ध्यानपूर्वक कुछ बातें हैं जो आपको बताने जा रहा हूं, उनको बहुत ही संजीदे तरीके से आप लोग सुनने का प्रयास करें और उस पर विचार करेंगे और उसका मनन करेंगे। और हो सकता है कि उसमें कुछ प्रतिशत बातें आप अपने जीवन में फॉलो भी कर रहे हों, और ऐसा भी संभव है कि ऐसी बातें आपके जीवन में कभी आई ही नहीं, चर्चा कभी हुई नहीं, या आपने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया है। तो दोस्तों, मैं ये बात आपके लिए विशेष रूप से लेकर आया हूं, जिसमें कि हम जब हमारे अंदर समझ डेवलप होती है, अच्छे बुरे की तमीज हमको आने लगती है, हम ये जानने लगते हैं कि कहां पर क्या चीज अच्छी है, हमारे हित के लिए है, हमें कौन से काम ऐसे हैं जिनको करने में हमको मजा आता है। सारा कुछ जो होता है ताना बाना, वो हमारे घर से प्रारंभ होता है, और घर में होते हैं हमारे दुनिया में हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक, वो हमारे माता पिता। बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर तुम्हारे लिए कोई हो सकते हैं इस धरती पर, तो वो हैं तुम्हारे माता पिता, जो तुम्हारे लिए चिंता करते हैं और जिनके जीवन में तुम्हारी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। और हम उन्हीं माता पिता से हम जद्दोजहद भी करते हैं, उनसे कई बार अप्रत्याशित तरीके से बिना किसी मसले के बगैर, किसी मामले के बगैर उनसे बहस भी कर लेते हैं, और कई बार वे हमसे दुखी भी हो जाते हैं, और उनकी कही हुई कुछ बातें हमारे हृदय में इस प्रकार से प्रभाव छोड़ती हैं कि हम खुद भी बहुत लंबे अंतराल तक डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसका कारण क्या है कि जिनकी बातें हमें सबसे ज्यादा बुरी लगें, इसका मतलब ये समझिए कि उनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जिनकी बातों से हमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे माता पिता, जो कि हमारे सुख दुख और हमारे अच्छे बुरे और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए पूरा जीवन का अपना गोल्डन पीरियड हमारे पीछे लगा देते हैं, ऐसे हमारे माता पिता। तो उनके प्रति हम अपना नजरिया कैसा रखें, ये स्पष्ट नजरिया हमारे जीवन को स्टेबल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों, ये समझना पड़ेगा। अगर हमारी किसी व्यवहार से या हमारी बातों से अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, या उनकी बातों से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो जो डिस्टरबेंस का जो टाइम ड्यूरेशन है, वो टाइम ड्यूरेशन कितना लंबा है। आप नाराज हो गए, बहुत दिन तक आपने उनसे बात नहीं की, उसमें 4 दिन हो सकते हैं, 7 दिन हो सकते हैं, 15 दिन हो सकते हैं, और उस विवाद के चलते, उस प्रकरण के चलते परिवार में जो और लोग हैं वो भी इफेक्ट होते हैं, और वो अगर नेगेटिव ऊर्जा बहुत दिन तक बनी रही, और या एक बार नेगेटिव एनर्जी बनी रही, नाराजगी का माहौल बना रहा, और वो फिर ठीक हो गया, और फिर कुछ दिन बाद और बना, और ये क्रम लगातार चलता रहेगा, तो आपका जो बाल्यकाल का, जो बचपन का, जो पढ़ने लिखने का, जो इंटरमीडिएट तक का जो आपका असली गोल्डन पीरियड है लाइफ का, वो जो है डिस्टर्ब रहेगा। तो आपकी लाइफ आने वाले समय में डिस्टर्ब रहने वाली है। तो क्या करें कि हम उस डिस्टर्बेंस से बचें और हमें शांति मिले, सुकून मिले, खुशी मिले, और आगे बढ़ने का जो हमारा मार्ग है वो बहुत सुकून से आगे हम बढ़ पाएं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज ये है कि क्रिया की प्रतिक्रिया माता पिता के द्वारा, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी माहौल हमको घर में मिल रहा है, उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया को थोपने का प्रयास न करें, बहस न करें। एक कमिटमेंट अपने आप से कर लो कि हमें बहस नहीं करनी। माता पिता जो कह रहे हैं उसको फॉलो करने का प्रयास करना है, तो जिससे कि आपके लिए सुकून का वातावरण तैयार होगा। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो आपके पढ़ाई लिखाई और आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं हो पाता, ऐसा लगता है आपको। लेकिन
कई बार ऐसा वास्तव में होता भी है, लेकिन माता पिता से बहस करके व्यवस्थाएं और खराब हो सकती हैं। आप खुद होशियारी से चलिए। आपको ये हमेशा महसूस होना चाहिए कि माता पिता बदले नहीं जाएंगे। वो जिस रूप में है उसी रूप में आपने उनको स्वीकार करना है और उन्हें सुकून देना है, सेटिस्फैक्शन देना है, उनको इज्जत देना है और उनको वो प्रेम और स्नेह देना है जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। उसमें कई बार आपको तकलीफ भी हो सकती है, कई बार आपको कष्ट का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आप उस पर चलते रहेंगे। बस ये आपको करना है। दूसरा है कि हम अपनी क्षमता को कैसे पहचानें। फर्स्ट फेज तो यह है कि पेरेंट्स को, माता पिता, पेरेंट्स मीन्स उसका मोटा मोटा अर्थ समझिए, माता पिता, उनका सेटिस्फैक्शन, उनको, उनके साथ में आपका जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, वो आपके जीवन को इफेक्ट करेगी। दूसरा है कि हम अपनी क्षमता को कैसे पहचानें। हम अपनी क्षमता को, एक कक्षा में अगर 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 40 के 40 विद्यार्थियों में एक जैसी मानसिक शारीरिक क्षमता होना संभव नहीं है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जब आप छोटे बच्चे हो, जब बच्चा धरती पर आया, वो कोई न कोई विशेष क्वालिटी लेकर पैदा होता है, अपनी विशेषता को लेकर आता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी विशेषता क्या है, किस चीज में आपको इंटरेस्ट है, किस चीज में आपको मजा आता है करने में, सोचने में, कैसे माहौल में रहना आप पसंद करते हो, पढ़ने लिखने की आपकी क्षमता कितनी है, किस काम को करने की क्षमता आप में ज्यादा है, किस काम को करने की क्षमता कम है। इस महत्वपूर्ण बिंदु के लिए आप विचारशील हो, विचारवान हो और इस लेवल के विचारों को आप अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से डिस्कस करके इस निचोड़ पर पहुंचिए, इस निष्कर्ष पर पहुंचिए कि आपके अंदर वास्तव में कौन सी क्षमता है। जब क्षमता आप अपनी पहचान लेंगे तो क्षमता पहचानने के बाद में आप अपना लक्ष्य निर्धारण कर पाएंगे कि आपका लक्ष्य जीवन का क्या है। बिना लक्ष्य निर्धारण किए हम जीवन के मार्ग पर निष्कंटक, बिना किसी व्यवधान के चल पाए, ये संभव नहीं है। तो लक्ष्य क्या होगा? कोई विद्यार्थी कहता है कि साहब हम तो बहुत अच्छे पत्रकार बनेंगे। अब तो विद्यार्थियों से पूछा जाओ, कहता है कि हम लिखेंगे सर, हम बहुत अच्छे ऑथर बन सकते हैं, हम बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं। कोई कहता है कि हम एनिमेशन के फील्ड में जाएंगे, कोई कहता है कि हम एआई के फील्ड में अपना करियर बनाएंगे। यहां तक कि विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम फार्मिंग सब्जेक्ट लेंगे और फार्मिंग के माध्यम से हम एक उन्नत किसान बनेंगे। हम एक ऐसे किसान बनेंगे जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती किसानी का करेगा और हम पूरे देश के अंदर में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से फार्मिंग करेंगे कि हमारा प्रोडक्शन और हमारी जो वहां की वर्किंग है वो इंस्पिरेशन के रूप में आएगी और कम समय पर हम ज्यादा फसल ले पाएंगे और गुणवत्तापूर्ण फसल ले पाएंगे। ऐसे में हम काम करना चाहते हैं। कुछ विद्यार्थी कहते हैं हम फार्म के खेती किसानी पर रिसर्च करेंगे, कोई कहते हैं हम साइंटिस्ट बनेंगे साहब, रोबोटिक्स पर हम काम करेंगे। कुछ अच्छा, वो जो समय पहले का था, एक अमूमन डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, कोई कहता है बहुत अच्छे टीचर बनेंगे। तो ऐसे कोई विद्यार्थी, यहां तक भी अब छोटी कक्षाओं का विद्यार्थी भी ये बताने को तैयार हो जाता है कि वो नया कोई इनोवेशन करेगा, नया स्टार्टअप करेगा, नया कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान करेगा, नौकरी नहीं करेगा, वो ऐसा काम करेगा जिसमें वो कई लोगों को रोजगार दे पाए। अब देखिए सोच कितनी बड़ी हो गई कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं एक ऐसा कोई काम करूंगा जिसमें मैं बहुत सारे लोगों को रोजगार दे पाऊं, सृजनात्मक कोई काम करूंगा।
विद्यार्थियों में ये भाव जब वो नवाचार के माध्यम से विद्यालयों में हो रही गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं, वहीं से समझ में आने लगता है कि इस बच्चे का परिवार का माहौल कैसा होगा, इसके माता पिता कैसे होंगे। जब ये बच्चा ऐसा है तो ये किस प्रकार से अपने स्कूल की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है। तमाम प्रकार की एजुकेशनल और को एजुकेशनल एक्टिविटीज जो होती हैं इंस्टीट्यूट में, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट किस तरह से होता है, इससे उस बच्चे का पूरा व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। धीरे धीरे जब उस पर काम करता है तो वही चीजें उसे एक दिन उस डेवलपमेंट तक लेके जाती हैं। इंस्टीट्यूट्स भी अब नए जमाने में जो पढ़ाई हो रही है उसमें विद्यार्थी की प्रतिभा के अनुरूप उसे मोटिवेट करते हैं, उसको गाइड करते हैं कि बेटा तेरे अंदर ये क्वालिटी है, तू इसी क्वालिटी को लेकर आगे चल। एक जमाने में होता था, मेरा दोस्त अगर साइंस हाई स्कूल पास करके साइंस का विद्यार्थी बन रहा है, विज्ञान वर्ग ले रहा है, तो मेरा दोस्त है इसलिए मैं उसके लिए उसके साथ ही साइंस लूंगा, भले ही मेरे अंदर क्वालिटी साइंस वाली ना हो। साइंस और मैथ्स और बायोलॉजी फिजिक्स ये सब मैं ना पढ़ पाता हूँ बढ़िया से, वो पढ़ लेता है, लेकिन हम दोनों दोस्त थे हाई स्कूल तक। अब स्ट्रीम भी हम साथ ले रहे हैं और उसमें से जो बच्चा कमजोर होगा वो रह जाए। इसलिए अपनी प्रतिभा के अनुरूप अपने आप को ढालना और अपने लक्ष्य का निर्धारण करना, और लक्ष्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन प्ले करेंगे? माता पिता करेंगे सबसे पहले, क्योंकि खुल के आप उनसे डिस्कस करते हो चीजों को, तो वो आपको खुलकर बताएंगे कि नहीं तुम बेटा ऐसा कर लो, तुम्हारी योग्यता के अनुरूप तुम्हें आगे बढ़ाने में वो मदद करेंगे। तो इस तरह की जो है इस तरह के काम हमको करने चाहिए। तो हम क्षमता के को पहचानेंगे, फिर लक्ष्य का निर्धारण करेंगे, और लक्ष्य के निर्धारण के बाद जब हमारा लक्ष्य तय हो जाएगा कि हमें जीवन में ये करना है, उसके लिए महत्वपूर्ण जो गैजेट्स हैं, महत्वपूर्ण जो टूल्स हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं किसी विद्यार्थी के आने वाले भविष्य के निर्धारण में। आप बड़े होकर क्या बनोगे, क्या करोगे, कैसे आपका भविष्य होगा, किस तरह का आपका जीवन होगा, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उसका जो आज आप विचार करते हो, जैसे अपने अंदर भाव लाते हो, जैसे आप अपने को मानसिक रूप से तैयार करके उस पर काम करना शुरू कर देते हो, तो ये आपको महसूस होने लगता है कि यस ये मेरे लिए, और मैं लगभग ऐसे ही बनूंगा। और वास्तव में वो विद्यार्थी जो पूरी शिद्दत के साथ इन बातों को, माता पिता के प्रति समर्पण की भावना, उनकी रिस्पेक्ट, उनका सजेशन लेना और परिवार में शांति सुकून का वातावरण बनाने में अपनी भूमिका निर्धारित करता है, उनके कहने पर चलता है। नहीं चलोगे तो विवाद होगा तो जाने कितने दिन तक चले, प्रॉब्लम्स आएंगी। और अपनी क्षमता को पहचानो, तो क्षमता को कैसे पहचानोगे? आपके टीचर्स, जो अच्छे टीचर्स हैं, जो आपके मम्मी पापा हैं, वो आपकी क्षमता बताएंगे, आप खुद भी बता पाओगे कि मेरे अंदर ये कैपेसिटी है। क्षमता निर्धारण के बाद में क्या होगा? लक्ष्य का निर्धारण। फिर हमें लक्ष्य का निर्धारण करना है। लक्ष्य के निर्धारण को जो बच्चा कर लेगा कि मुझे जिंदगी में पेंटर बनना है, बहुत अच्छा पेंटर बनूंगा, आज से ही पेंटिंग करने में उसकी रुचि, मजा आ रहा होगा उसको, नए नए ब्रश खरीद के लाएगा, मम्मी पापा के साथ जाकर रंगों को मिलाना सीखेगा, आर्ट और स्केचिंग करना सीखेगा, और उसको करने में उसे मजा आ रहा होगा। कुल मिला के मजा आना चाहिए जो भी आपका, तो तभी आप तय कर पाओगे यस यार इसमें मुझे मजा आ रहा है, यही मेरे लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए। और जब उसमें आप बचपन से ही लग जाओगे तो निश्चित रूप में ये मान लो कि कोई धरती पर ताकत नहीं है जो तुम्हें उस फील्ड में जाने और वहां पर ख्याति प्राप्त करने से रोक पाए। कितना अच्छा हो कि तुम कुछ ऐसा करो कि पूरा देश, पूरी दुनिया तुमको जान पाए। किसी भी फील्ड में जान पाए, उसके लिए एक तरीका जो मैंने बताया है कि बचपन में ही बच्चों, जिस दिन तुम्हें समझ डेवलप होने लगे तभी ये सब काम अगर तुम कर लोगे तो, और पूरी शिद्दत के साथ उस पर जुट जाओगे और पूरी मस्ती के साथ अपने लक्ष्य पर चलने का काम आज ही से प्रारंभ कर लोगे,
तो निश्चित रूप में तुम उस जगह पर पहुंचोगे और वही ख्याति प्राप्त इंसान कहलाओगे अपने जीवन के। अब मैंने टूल्स की बात की थी, तो कामयाबी के टूल्स क्या होंगे? लक्ष्य निर्धारण करने के बाद लक्ष्य पर पहुंचने के लिए टूल्स क्या होंगे? उस टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट टूल है टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना। टाइम इज मनी कहा गया। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है और टाइम की वैल्यू अगर आप करोगे तो आपको बहुत मजबूती मिलेगी अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए। समय का निर्धारण 24 घंटे 24 आवर्स का निर्धारण करना कि मुझे कितने बजे से कितने बजे तक क्या करना है, ये तय हो जाए मेरे लक्ष्य के अनुरूप। अब किसी बच्चे को जेईई का एग्जाम निकालना है, आईआईटीएन बनना है, वो उसका पढ़ाई का टाइम कितना होगा? एक बच्चा जिसने यूपीएससी क्रैक करना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, उसकी पढ़ाई का अध्ययन का समय कितना होना चाहिए? एक बच्चा जो स्पोर्ट्समैन बनेगा उसको पढ़ाई का समय कितना होना चाहिए? खेल के लिए कितना समय होना चाहिए? तो सबका टाइम टेबल उसके लक्ष्य के अनुरूप बनेगा। ऐसा नहीं है कि कोई जेईई का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसे आईआईटीएन बनना है, उस बच्चे के बराबर स्पोर्ट्स में जाने वाला भी पढ़ाई में समय दे, उसका टाइम टेबल अलग बनेगा। तो लक्ष्य के हिसाब से टाइम टेबल बनेगा। तो टाइम टेबल लक्ष्य के हिसाब से बने और लक्ष्य का निर्धारण हो, और लक्ष्य के निर्धारण के साथ में समय तालिका बने, और समय तालिका के आधार पर हमारा जो शेड्यूल है वो चले, और उसमें फिर आंधी आवे, तूफान आवे, कोई समस्या खड़ी हो, मेरे टाइम टेबल में जो लिखा है मुझे वो फॉलो करना है। समय को वैल्यू करना है, समय की इंपॉर्टेंस को समझना है, समय को रेस्पेक्ट करना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा जो है वो समय के ही पैरेलल काम लोगे इस शरीर से, अपने शरीर से, और उस शरीर में दिमाग है, और आपका शरीर और आपका मस्तिष्क, तो ये चलेगा आपके इनटेक करने की चीजों से। तो भोजन कैसा कर रहे हो, भोजन आपके शरीर के अनुरूप है या नहीं है? क्या खा रहे हो, क्या इनटेक कर रहे हो, इस पर भी डिपेंड करेगा आपका आने वाला करियर। तो जो जीभा को जो अच्छा लगे वो चीजों को ज्यादा लेना। कई बार विद्यार्थियों के उसमें सर्वे पर आया कि कितने विद्यार्थी, सैकड़ों विद्यार्थियों पर सर्वे हुआ, तो मालूम चला कि जंक फूड और फास्ट फूड खाने के लिए इंटरेस्टेड विद्यार्थी 95% पाए गए। तो जो जंक फूड और फास्ट फूड के लिए दीवाने हैं और उसको खूब इनटेक करना चाहते हैं, अभी उन्होंने कुछ खाया फास्ट फूड में, उसके बाद में उन्होंने कोई गर्म चीज ले ली, गर्म के बाद ठंडी चीज ले ली, और उसके बाद में इतना यहां नेक तक पूरा फुल कर लिया। तो वो जिस तरह का अनबैलेंस जो इनटेक है वो आपके जीवन का बड़ा ऑब्स्टिकल है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो माता पिता बार बार कहते हैं कि ये तू खा, ये मत खा, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आप कुछ टेस्ट करना चाहते हो, उन चीजों में भी तो टेस्ट के नजरिए से सप्ताह में एक बार कर सकते हो। रोज अगर उसी पर आप काम करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। तो ये एक है जो खान पान से रिलेटेड। फिर तीसरा, इन दोनों को के बाद तीसरा एक पॉइंट है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन में बहुत सारी चीजें आती हैं कि विद्यार्थी, स्टूडेंट अपने आप को संजीदा कैसे बना पाएगा, सम कैसे बना पाएगा। कुछ अच्छा होने पर बहुत खुशी हमको हो जाए, और कुछ थोड़ा बहुत परेशानी आने पर हम बहुत दुखी हो जाएं, बहुत जल्दी दुख भी ओढ़ लें, और बहुत ज्यादा खुश भी बहुत जल्दी हो जाएं। इससे बचना जरूरी है। और साथ में सेल्फ डिसिप्लिन में हमारा पहनावा भी आता है, हमारा लोक व्यवहार भी आता है। हम अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में कैसे व्यवहार करेंगे। हम उनके साथ में हैं लेकिन नहीं है। होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं पर भी तुमको किसी को आप हर्ट करते हो तो आपके बारे में विचार समाज बना लेता है।
तो आप हो, लेकिन नहीं हो का मतलब यह है कि आप मानसिक रूप से अपने उद्देश्य के लिए कनेक्टेड हो, उद्देश्य के बारे में विचार कर रहे हो हर वक्त, और उसमें मजा आपको आ रहा है। सामने लोग पढ़ रहे हैं, आप प्रणाम कर रहे हो, लेकिन उद्देश्य के बारे में विचार कर रहे हो और आपको मजा आ रहा है। काम वही करना है जीवन में बचपन से ही जिसमें हमें आनंद मिलता हो। कुछ विद्यार्थी हैं जो गीत संगीत में बड़ा आनंदित होते हैं, जिनको नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है, और कुछ विद्यार्थी उसमें ऐसे भी बैठे होते हैं साथ में जो कहते हैं ये क्या डांस कर रहे हो, ये क्या है, हमको पढ़ने दो। थोड़ा सा अलग अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन नृत्य करने वाले विद्यार्थी, अच्छा गाने वाले विद्यार्थी, उनको ये समझना चाहिए कि अपनी प्रतिभा पर उनको काम करने में किसी की बात नहीं सुननी, अपने हॉबीज को डेवलप करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ काम करना। तो ये कुछ मैंने आपको गैजेट्स दिए, चीजें दी। अब इसका सार समझेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट, अपने अति महत्वपूर्ण जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं, उनकी वैल्यू करना, उनकी बात मानना, उनके साथ सामंजस्य बना के परिवार का एटमॉस्फेयर सही करना, ये जिम्मेदारी विद्यार्थी की होती है जब उसकी अकल समझ डेवलप हो जाए। कुछ विद्यार्थियों की समझ डेवलप हो जाती है 6ठी कक्षा के 5वीं कक्षा के आसपास, 3री में भी बड़ी मेधावी प्रतिभा के विद्यार्थी दिखाई पड़ते हैं, और कुछ विद्यार्थियों में ये 8वीं तक आता है, समझ डेवलप होना शुरू होता है। कई विद्यार्थियों में 10वीं 12वीं के आसपास समझ डेवलप होती है। कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनमें इस विद्यालय जीवन में समझ ही डेवलप नहीं होती, जाने कब होगी। तो समझ डेवलप जितनी जल्दी होगी, जितनी जल्दी आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे, उतना बढ़िया आने वाला भविष्य बनने वाला है बच्चों। इसको हमें समझना पड़ेगा। माता पिता के प्रति समर्पण की बात बताई गई, उसके बाद में बताया गया कि हम अपनी क्षमता को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने। उसके बाद में हम अपना लक्ष्य निर्धारण करें। लक्ष्य निर्धारण करने के लिए समय को वैल्यू करना, अपना इनटेक कर रहे हैं जो खा रहे हैं वो क्या करना, कैसे खाना, कितना खाना है, कब खाना है, इस पर हमें पूरा क्लियर हमारे अंदर बातें आए। हम बिल्कुल क्लियर पिक्चर हमारे अंदर होनी चाहिए। जीभ के टेस्ट को अगर हमें सेटिस्फाई ही करना है, हफ्ते में 1 दिन थोड़ा सा खा लो, बाकी दिन लेकिन नियम से चलो। तो इस तरह का हमारा ईटेबल आइटम्स का होगा। और सेल्फ डिसिप्लिन, जैसा कि मैंने कहा, उस पर काम होना चाहिए। इन बातों को विचार करिए, बार बार सुनिए और समझकर उस पर आगे चलने की कोशिश करिए। निश्चित रूप में आपको लाभ मिलेगा। आपका भविष्य अपने स्टेबल जो पाथ है उस पर आज ही से चल पड़ेगा, ये आपसे कहना है। बहुत बहुत थैंक्स, आपने ध्यान से सुना और आप इसको फॉलो करेंगे। आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर अगर कोई क्वारी रहती है, आपको कोई डाउट रहता है, जरूर भेजिए, हम आपको निश्चित रूप में गाइड करेंगे। थैंक्स बच्चों।